गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा. हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े. आज हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और एक नया टॉपिक क्या है? सेल. जब हम सेल की बात करते हैं कि सेल क्या होती है, सेल क्या है, जब हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी या बेसिक जो मेडिकल साइंस है वो हमारी स्टार्ट होती है सेल से. सेल क्या है? एक सिंपल से एक वर्ड में बोलूं, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग सेल. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग सेल. अरे हम लोग भी तो एक सेल से मिलके बने हुए. स्पर्म एक सेल, ओवम एक सेल, दोनों मिले, दोनों ने मिलके एक्शन किया, एक्शन करके जाइगोट बनाया, जाइगोट आगे चाइल्ड डेवलपमेंट में गया, फीटस बने, बाहर आए, डेवलप किया. तो हम भी एक डेवलपिंग स्टेज में थे. तो सेल इज ए सिंगल और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी. या दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं बेटा, कई बार जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल. हमारे शरीर की छोटी से छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है. सेल की जब हम बात करें तो सेल का फाउंडर 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक था. 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को फाइंड आउट किया. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि रॉबर्ट हुक ने कब फाइंड आउट की थी सेल. 1665 में. और ये क्वेश्चन मुझे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का याद है, जब मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर कर रहा था 2001 के अंदर, कि सेल का फाउंडर रॉबर्ट हुक है. स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है. सेल कंबाइंस फॉर्म ए टिश्यू. और ये जो सेल जो होती है बेटा, ये सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू. अब टिश्यू के यदि आपको डेफिनेशन पूछा है, टिश्यू क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू. ये टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ये ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और ये सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं. ये एक प्रोसीजर है बेटा. यदि आपसे पूछा जाए कि हमारा ईयर, इसमें बहुत सारे टिश्यूज मिलकर बने हुए हैं जिन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाई है. हमारी नोज, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर इन्होंने हमारी ये नेजल कैविटी और इसकी स्ट्रक्चर बनाई है. तो टिश्यूज को बेटा यदि डिफाइन करते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू. समझ में आया बेटा? सेलों के समूह को, सेल्स के समूह को टिश्यूज बोला जाता है. फिर ऑर्गन, ये टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम मिलके बॉडी. ऑर्गन मींस रेस्पिरेटरी सिस्टम के लंग्स बन गए. फिर एक सिस्टम, नोजल कैविटी से लंग्स तक पूरा एक सिस्टम बना. ऐसे बॉडी के अंदर हमारे वेरियस सिस्टम्स पाए गए, अलग अलग सिस्टम्स जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे. ये सारे सिस्टम मिलके हमारी एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं. जब हम सेल की बात करते हैं बेटा कि सेल की स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले देखो बेटा, मैं एक चीज बताता हूं आपको कि सेल की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते, तो एक रफली हम एक डायग्राम बनाते कि बेटा सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर के अंदर क्या होती है? सेल वॉल. और जो दूसरी एक लेयर होती है, इस लेयर को मैं ऐसे ऐसे यूं दिखा रहा हूं क्योंकि आपको क्लियर समझ में आ जाए और डिफरेंशिएट हो जाए. इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. इस सेल मेम्ब्रेन के बीचों बीच में एक क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स. इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? क्रोमोसोम्स. इन क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते, ठीक है बेटा, इस न्यूक्लियस के बीचों बीच एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है. NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस. बेटा ये बीचों बीच स्ट्रक्चर हुई हमारी. हाँ बेटा, क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन फाइब्रस, वो बात एक ही है. क्रोमोसोम्स बोल दो या क्रोमेटिन बोल दो. क्रोमेटिन बोलोगे तो भी वो जो 23 पेयर्स है वो आएंगे. अभी इसमें मतलब क्रोमोसोम्स एक सिंपल वर्ड है. कई किताबों उन्होंने क्रोमेटिन लिख दिया, कई किताबों ने लिख दिया क्रोमेटिन फाइब्रस पाई. ये क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते. ये हमारी हो गई बेटा माइटोकॉन्ड्रिया.
इसको क्या बोलते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल, जो हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में बेटा हमारे यहां पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ईआर, या हम दूसरे वर्ड में बोल सकते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब बात आती है बेटा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके की हो सकती है। ये डायग्राम थोड़ा सा यहां से राउंड बना दो। ये डायग्राम आप बुक में से प्रैक्टिस कर लेना बेटी, ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो वो है वो स्मूथ पाया जाता है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर हमारे जो पाई जाती हैं लाइसोसोम्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा? लाइसोसोम्स। सुसाइडल बैग, जहां पर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आके, अपने आप फॉरेन ऑर्गेनिज्म आता है तो ये उनको किल कर देते हैं, ये क्या कहलाता है बेटा? लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स के बाद में बेटा जो दूसरी चीज पाई जाती है, वो चीज पाई जाती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स मींस गोल्जी बॉडी। ये हमारे सेल के अंदर की स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे सेल के अंदर पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और राइबोसोम्स इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो गए हमारे राइबोसोम्स। इनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स, जो किसके अंदर हेल्पफुल है? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। राइबोसोम्स जो है हेल्पफुल होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्पफुल होते हैं। समझ में आया बेटा? राइबोसोम्स किसके अंदर हेल्पफुल होंगे? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। ये राइबोसोम्स हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर पाए जाते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर पाए जाते हैं, इसी कारण इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। समझ में आई बेटा? समझ में आई? और इस सेल के बीचों बीच जहां जो फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। ये फ्लूइड, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बना होगा, सुंदर नहीं बना होगा, डिफरेंट रंगों से नहीं बना होगा, क्योंकि मैं हूं एक देसी टीचर पढ़ाने वाला। सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से समझना आपको भी है। आप रंगीन तरीके से इसे बना सकते हैं, आप प्रैक्टिस करके देखिए। जब तक आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी के डायग्राम्स को प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे, जब तक आप आपके मिशन को अचीव नहीं कर सकते। डायग्राम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इनको इस तरीके से कवर कर दीजिए। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ऐसे ऐसे इनको कर देंगे तो आपका जब एग्जामिनर इस डायग्राम को देखेगा तो उसका मन खुश हो जाएगा। और कई बार मेरी लड़कियों से रिक्वेस्ट है, इस डायग्राम के रंग रोगन में और पेंटिंग में इतना टाइम खराब मत कर देना कि तुम डायग्राम तो बना दो और अंदर कुछ लिख नहीं पाओ तो नंबर नहीं ले पाओगी। चाहे तुम इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से पेंट कर दो, डिफरेंट डिफरेंट रंगों से पेंट कर दो। तो इसको करना कैसे? आपको एक सिंपल वे में दिखाना है कि हाँ ये है। और डायग्राम यदि पेंसिल से बनाओगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओनली पेंसिल से डायग्राम बनाया जाए और हमेशा पेंसिल को ही यूज किया जाए। नहीं, डायग्राम ये तो ठीक है, जब तो मैं लिख रहा हूं। एग्जाम में ऐसे बनाओगे चलेगा बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा आधे नंबर का फर्क बनेगा कि हमारे तनीषा बहुत अच्छा लेवल्ड करके आई, रंग भर के आई, सतरंगी बना के आई, उसको आधा नंबर ज्यादा मिल गया, आधा नंबर तुम्हारा यहाँ कम हो सकता है। लेकिन कंटेंट तुमने इससे ज्यादा बढ़िया लिया तो उधर आधा नंबर तुम्हारा बढ़ जाएगा। पर डायग्राम जो मेडिकल साइंस के अंदर जो कहने का मतलब है, डायग्राम तुम्हारा सारी चीजें शो करना चाहिए कि यू नो वेरी वेल अबाउट द सेल।
ये नहीं पेन ले आए, ये ले आए, वो ले आए, सब कुछ सिस्टम। इस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो इन्वॉल्व नहीं है या जो नहीं है। अब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वाला, ये बेकार बना हुआ है, अब भाई इसको और सुंदर बना लो, मेरे पे तो ये बन गया एक बार। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे हो गया भाई, ये लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम सेल वॉल की जब बात करते हैं बेटा, तो सेल वॉल, अब ये भाई देखो किताब ने क्या लिखा हुआ है, दिस इज द एक्सटर्नल बॉडी ऑफ अवर सेल, ये हमारे एक्सटर्नल बॉडी होती है। क्या कोई कंफ्यूजन? ये हमारे सेल, एक्सटर्नल मींस हमारे सेल की आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जब आप इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि भाई कैसे बनी होती है, तो आप देखेंगे लिपिड और प्रोटीन एक दूसरे के अंदर धसे हुए होते हैं, एक दूसरे के अंदर धसे हुए होते हैं। सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है हमारी सेल वॉल, ये सेल वॉल लिपिड और प्रोटीन की लेयर से बने हुए होते हैं। ये समझ में आई सेल वॉल। और लिपिड और प्रोटीन के कारण ज्यादा स्पेस नहीं मिल पाता। इसकी जो मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट इसकी जो मेजरमेंट है वो 70 एक्सियल होती है। द सेल वॉल अलाउज द डिफ्यूजन सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। अब देखो बेटी मेरी बात सुनना, जो हमारी सेल वॉल है वो क्या करती है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब मैं आगे बताऊंगा आपको। डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मींस जैसे हम अगरबत्ती को जलाते हैं, अगरबत्ती हायर कंसंट्रेशन में होती है धूप बत्ती, और वो एनवायरमेंट के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके धुआं फेंकती है, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, नहीं लोअर कंसंट्रेशन टू हायर है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। जैसे भाई किसमिस का एग्जांपल लिख लो, किसमिस का एग्जांपल लेते हैं ऑस्मोसिस में। 12th में जब बायो पढ़ते हैं तो लोग किसमिस का एग्जांपल लेते हैं, तो किसमिस के अंदर क्या होता है भाई, किसमिस को जब आप दूध में डालोगे तो वो दूध को अपने अंदर खींच लेती है और वो फूल जाती है, तो उसके जो फूलने को क्या बोला गया है, ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, तो एक बार और क्लियर करके देख लो, ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाता है, और डिफ्यूजन में हायर टू, नहीं हायर टू लोअर है एक बार। बाकी के जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो हमारी डिफ्यूजन पाया जाता है इसके अंदर। और ये जो सेल की स्ट्रक्चर है, इस सेल की स्ट्रक्चर में सेल वॉल जो आउटर मोस्ट लेयर है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद जब हम अंदर आते हैं तो सबसे बीचों बीच में जो इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस। क्या बेटा, ऑस्मोसिस पूछ रहा हूं बेटा, लोअर टू हायर, बिल्कुल राइट रहा ना। में कई बार हो क्या जाता है भाई, माइंड में कंफ्यूजन, अब तुम 2-3 लोग बोल दे दो तो मुझे भी लग जाता ना कहीं मैं भी तो कहीं बहाव में नहीं बह रहा, तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते तो माइंड में क्लियर कंफ्यूजन हो जाता है क्लियर। तो बेटा ऑस्मोसिस मींस लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या कहलाता है बेटा, ऑस्मोसिस। जैसे एग्जांपल दे दूं, किसमिस, किसमिस की जब लेयर होती है वो सेमी परमिएबल होती है, जब आप उसे खीर में डालते हो तो जो आपका दूध है वो किसमिस के अंदर छोटे छोटे जो छिद्र है उनसे अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो हमेशा ऑस्मोसिस के लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना बहुत जरूरी है। और डिफ्यूजन विदाउट मेम्ब्रेन, अगरबत्ती जलाई हवा में इक्वली घुल गया, ये कहलाता है डिफ्यूजन। और डिटेल में डिस्कशन कर लें। तो ये अब डिस्कशन करते हैं, हमारा फर्स्ट सेल वॉल क्लियर हुआ, अब हम डिस्कशन करते हैं न्यूक्लियस। जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट ये स्ट्रक्चर हमारी सेल के बीचों बीच होती है। न्यूक्लियस हमारे सेल के बीचों बीच में स्ट्रक्चर होती है, और ये मोस्टली मोर और लेस स्पेरिकल, स्पेरिकल का मतलब होता है ये शेप, स्पेरिकल का मींस राउंड का तो प्रॉपर गोला, स्पेरिकल शेप मींस थोड़ी सी लचक आ जाती है उस राउंडेड के अंदर, उसको बोलते हैं स्पेरिकल शेप। स्पेरिकल शेप होती है ये, मोर और लेस स्पेरिकल शेप के अंदर न्यूक्लियस होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होता है। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
जो हमारे सेल के न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट लेयर है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर दो स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक तो न्यूक्लियस और एक क्रोमोसोम्स। जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसके अंदर दो स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स, या क्रोमेटिन बोल दो। ये बेटा आपके कंफ्यूजन दूर कर दिया। क्रोमोसोम्स को क्या बोल दिया? मुझे नेहा ने बताया सर क्रोमेटिन बोल दो इसको, तो ये क्रोमेटिन कर दिया। तो आपको समझ में आया? न्यूक्लियस ये पूरी स्ट्रक्चर, इसके बीचों बीच जो पाया जाता है वो न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। अब डिस्कशन करते हैं हम न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस हाईली कॉइल्ड और फिलामेंटस मेम्ब्रेन होती है। एक मिनट बेटा, इसको रब कर देता हूं कुछ थोड़ा सा देखने के लिए, जो यहां कम से कम मैं आपको बता सकूं। न्यूक्लियस इज ए हाईली कॉइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये बीचों बीच में प्रेजेंट होती है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होती। ये जो न्यूक्लियोलस है ये अकेला होता है, बीचों बीच किसी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है। इसके अंदर ग्रेन्यूल्स, क्या बेटा? हाईली कॉइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, समझने की कोशिश करो या लिखते जाओ शॉर्ट में तो और भी बढ़िया। इट कंटेन्स न्यूमरस ग्रेन्यूल्स। इस जो न्यूक्लियोलस के अंदर छोटे 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 ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोमल सिंथेसिस। ये हमारे राइबोसोमल मींस आरएनए सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होती है। अब हम जो क्रोमेटिन के ऊपर डिस्कशन करते हैं बेटा, इसके अंदर जो दूसरी स्ट्रक्चर पाई जाती है क्रोमेटिन या क्रोमोसोम। क्रोमेटिन को क्या बोलते हैं बेटा? फाइबर्स। क्रोमेटिन ऐसे स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर कैसे होती है बेटी? ऐसे। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये हमारे डीएनए और प्रोटीन के बने होते। इट इज कंपोज्ड बाय डीएनए एंड प्रोटीन। ये जो हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए की जो फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की जो फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, NUCLEIC न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बेटा, डीएनए की जो फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बेटा, समझ में आए? एंड प्रोटीन्स, ये क्रोमेटिन थ्रेड्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब बेटा मेरी बात सुनना सोनाली, ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बात आ गई, ये क्रोमोसोम्स हैं जो कि हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशंस को कैरी करते हैं। उसके बाद एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंसिडर्स इनटू क्रोमोसोम्स। जब हमारा सेल डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल बनती है, दो सेल से चार सेल बनती है, चार से छह बनती है। माइटोसिस और मियोसिस जब होता है, ये मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन की बात मैं बताऊं बेटा, जैसे ये हमारी एक सेल है, इस सेल का डिवीजन कहां से होगा? बीचों बीच से, क्योंकि न्यूक्लियस बीचों बीच पाया जाता है। जब बीचों बीच से डिवीजन होगा तो आधा न्यूक्लियस इधर चला जाएगा, आधा न्यूक्लियस इधर चला जाएगा। अब ये न्यूक्लियस फिर ग्रोथ करके एक पूरी अलग से डिफरेंट स्ट्रक्चर बना देता है। क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, 23 डिवाइड हो जाते हैं पेयर्स में, फिर वो 23 पेयर्स 46 में कन्वर्ट होके ये सेल डिवीजन में आएगा आगे, जो मैं आपको बताऊंगा। ये तो हुआ सेल। इसके बाद में ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना। क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं? XX फीमेल क्रोमोसोम्स और मेल क्रोमोसोम्स XY। यदि लड़का है तो वो XY और फीमेल है तो XX। ये क्रोमोसोम्स कहां से कहां होते हैं? न्यूक्लियस। मींस हम फीमेल और मेल हैं हमारे क्रोमोसोम्स के कारण। और हमारे क्रोमोसोम्स कहां से आए? हमारे मदर फादर से। ठीक है बेटा। At the time of cell division, chromatin condenses its chromosome. The number of chromosome is constant. A particular species of an organism, there are 23 pairs. अब जब हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 23 पेयर्स। 23 पेयर्स मींस 46 क्रोमोसोम्स।
जिसके अंदर कितने बेटा 22 क्या होते हैं ऑटोसोम्स, और 1 पेयर क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, है ना बेटी, मेरी बात सुन लो बेटा। टोटल क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स होते हैं, जिनके अंदर 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब ऑटोसोम्स, ऑटो मींस एक जैसे क्रोमोसोम्स, और 1 पेयर मींस यहां पर 1 पेयर क्रोमोसोम्स में मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX होगा। तो ये क्रोमोसोम का रास्ता क्लियर हुआ, समझ में आ गया बहन जी। 23 पेयर क्रोम, अरे हम सब के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम से यदि एक क्रोमोसोम ज्यादा होता या कम होता तो हमारी माला बिगड़ गई होती, हमारे अंदर कोई कंजेनाइटल एनोमलीज आ गई होती, हमारे डाउन सिंड्रोम हो गया होता। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, कौन से नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, 21 नंबर, 21 नंबर, 21वें नंबर का क्रोमोसोम जो होता है, एक मां से आता है एक बाप से आता है, तो 2 क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन एक क्रोमोसोम और कहीं जेनेटिकली इनहेरिटेंस हो जाता है या किसी प्रॉब्लम के कारण आ जाता है, तो 21 नंबर का क्रोमोसोम 3 हो जाते हैं, जिसके कारण क्या डिजीज बनता है, डाउन सिंड्रोम। क्लेफ्ट लिप और पैलेट, जिनका कटा तालू और कटा पैलेट होता है, वो क्या है, ये सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो कि क्रोमोसोम्स के कारण हुए। अरे हम ये नहीं कहते कि चोर का बेटा चोर होता है, साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट होता है, ये तो गलत बात है, बट सम जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर कैरिड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे कभी सभी मेरे बच्चे बदमाशी करते हैं, मुझे लगता है ओ ये तो मेरा फ्यूचर है, मैं भी ऐसे करता था, क्या करे, तो पास्ट, हाँ फ्यूचर तो नहीं पास्ट, तो मैं फ्यूचर में बदमाशी करूंगा ऐसा निकल रहा है, नहीं पास्ट था। तो मींस होता क्या है, कहीं ना कहीं जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी होती है एक। तो बेटा हम कंटिन्यूएशन में कुछ टेक्निकल एरर आया था बीच में, तो हम जब इन सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो सेल्स हमारे जब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मीन जीन्स, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। ये जो हमारे क्रोमेटिन फाइबर जो क्रोमोसोम से, ये कितने पाए जाते हैं, 23 पेयर्स। 23 पेयर्स को क्या बोलते हैं, 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जो पेयर्स होते हैं बेटा, इनमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं जो सेम होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है अलग अलग, मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX। ये क्रोमोसोम्स का खेल है भाई, हमारे क्रोमोसोम्स अरेंज्ड है, हमारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो हम नॉर्मल सब कुछ है। कई बार हमारे जैसे ट्रांसजेंडर्स है, ट्रांसजेंडर्स क्या है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का ही तो एग्जांपल है। मेल ट्रांसजेंडर फीमेल ट्रांसजेंडर मींस आपको पता है भाई कि जो फीमेल के अंदर क्रोमोसोम्स के कौन कौन से होते हैं, XX, लेकिन फीमेल ट्रांसजेंडर के अंदर क्या हुआ भाई, इस XX के अंदर बेचारा एक बाई और आ गया। अब XX बाई हो गया तो ये फीमेल भी हो गया और कुछ मेल के सिम्टम्स भी आ गए, इस कंडीशन को बोला जाता है ट्रांसजेंडर। टर्नर सिंड्रोम के अंदर शायद होता ही, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का, तो हम सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। तो क्रोमोसोम्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसका डिस्कशन करेंगे तो वो टॉपिक रह जाएगा, अभी हमें डिस्कशन करना है सेल के ऊपर। तो क्रोमोसोम्स बेटा, क्रोमोसोम्स कैसे, एक मोतियों की माला होती है ना, ऐसे अरेंज होते हैं, और इनका अरेंज होना बहुत जरूरी है। आजकल तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के लिए जेनेटिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं। फीमेल का लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड मींस जो 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, उसमें स्टार्टिंग के 5वें महीने पे डॉक्टर लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करवाता है। लेवल 2 क्या होता है, जिसके अंदर कि आपके बच्चे को पूरा वो विजुअलाइज करके देख लेते हैं 3D डॉपलर से कि आपके बच्चे को कोई कंजेनाइटल एनोमलीज तो नहीं है, उसके बॉडी की साइज, शेप, हाथ पैर, गेस्चर, पोस्चर, फ्रंट, हेड, नोज और माउथ सही बने हुए हैं क्या। और स्पेशली जो लेवल 2 का जो अल्ट्रासाउंड होता है, ये इसी के लिए किया जाता है कि कहीं बच्चे को कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं है। अब यदि किसी बच्चे को कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो तो वो क्या करते हैं, फिर जेनेटिक डॉक्टर के पास प्रेस्क्राइब करते हैं, और फिर जेनेटिक डॉक्टर्स उस कंडीशन को देख के या तो ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करते हैं, या यदि बच्चे को कुछ ज्यादा ही सीवियर एनोमलीज है, देन दे विल एडवाइस फॉर द अबॉर्शन। ठीक है बेटा, तो ये हुआ तो जेनेटिक क्रोमोसोम्स के बाद अब हमारे सेल के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म
इट इज द रीजन लाइंग बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। हमारी पूरी सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के बाद में ये जो सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, ये सारी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। समझ में? साइटोप्लाज्म मीन जो फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। समझ में आए बेटी? इस साइटोप्लाज्म की जब हम बात करते हैं बेटा, तो साइटोप्लाज्म बाद में आता है नेक्स्ट माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम्स और मैक्रोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। माइक्रोसोम्स मींस आप इसको माइक्रोसोम्स बोल दो बेटा। ये क्या हो गया? माइक्रोसोम्स, जो एक स्ट्रक्चर हमारे इसके अंदर पाई जाती है। मैं साइड का रब कर देता हूं क्योंकि मुझे भी फिर साइड में जगह चाहिए ना देखने के लिए। लाइसोसोम और ये थोड़ा बहुत आपको लिख के समझा दूंगा तो मुझे भी समझ में आ जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ये माइक्रोसोम्स, ये स्मॉलर बॉडीज होती है, छोटी छोटी बॉडीज जो हमारे सेल के अंदर पाई जाती है। जैसे छोटे छोटे बुलबुले पाए जाते हैं ना, सरफ के पानी बोलते थे मामूली, इनको बोलते हैं माइक्रोसोम्स। ये कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूजिंग ए टिश्यू होमोजेनेटेड वेरी हाई स्पीड। माइक्रोसोम्स कंटेन राइबोसोम एंड ग्रेन्युलर मैट्रिक्स। ये जो माइक्रोसोम्स होते हैं बेटा, ये माइक्रोसोम्स के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है राइबोसोम्स की और ग्रेन्युलर मैट्रिक्स की। राइबोसोम्स जो ग्रेन्युलर मैट्रिक्स है, ये ग्रेन्युलर मैट्रिक्स क्या काम करते हैं? ऑक्सीडेज करते हैं और जनरल हाइड्रोजन पेरोक्साइड करते हैं और कैटालिज करते हैं जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ये माइक्रोसोम्स हुआ। इसके बाद में आता साइटोप्लाज्म। अब बेटा सुनो, ये माइक्रोसोम्स एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर राइबोसोम्स और ग्रेन्युलर मैट्रिक्स पाया जाता है। ये ग्रेन्युलर मैट्रिक्स ऑक्सीडेज करता है किसका बेटा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। और कैटालिज और कन्वर्ट क्या करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट करता है। हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडीपी, एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सिंथेसिस होता है, फूड का भी होता है, रेस्पिरेशन का भी होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? ये ग्रेन्युलर मैट्रिक्स। अब हमारे सेल के अंदर जो ये ऑर्गन्स पाए जा रहे, इन ऑर्गन्स के बारे में हम डिस्कशन करते, तो सबसे पहला जो ऑर्गन आता है वो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मोस्ट एक्सटेंसिव सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये ऑर्गन सबसे बड़ा हमारी सेल के सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होते हैं और दो तरीके के पाए जाते हैं बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बेटा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है। और इसको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाला है, इसको एक ग्रेन्युलर भी बोला जाता है। ग्रेन्युलर मींस छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मींस दाने, और ये दाने किसके? राइबोसोम्स के। समझ में आए मेरी बेटी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी सेल के अंदर पाई जाती है, दो तरीके की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है और स्मूथ वाले को एक ग्रेन्युलर, नहीं बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रेन्युलर रेटिकुलम बोला जाता है। ग्रेन्युलर में ज्यादा दाने। स्मूथ वाले को एक ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है, जिसको स्मूथ इसको रफ भी बोलते हैं। ये क्लियर हुआ? अब जब हम ग्रेन्युलर की बात करते हैं तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं दाने की तरह। ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते। प्रोटीन का सिंथेसिस मीन संश्लेषण करना। संश्लेषण मींस प्रोटीन को फॉर्मेशन करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। उसके बाद जो एक ग्रेन्युलर होता है बेटा, एक ग्रेन्युलर स्मूथ सरफेस, कोई राइबोसोम मौजूद नहीं इसकी सरफेस पर। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंटेंट ये क्या करते हैं? ये फैटी एसिड और स्टीरॉयड सिंथेसिस करते हैं। मेरे बच्चे एक बात समझ लेना, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम आता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये है ये फैटी एसिड और स्टीरॉयड का सिंथेसिस करती है। एंड दे स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम।
और ये क्या करेगी बेटा, कैल्शियम को रिलीज करती है और स्टोर करती है। अब एक नेक्स्ट वर्ड आता है गोल्जी एपरेटस। ये हमने पढ़ा बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूं, रब यूं कर रहा हूं क्योंकि ये डायग्राम आपने पढ़ लिया है दोस्तों, ये डायग्राम आपने देख लिया है। अब मैं रब यूं कर रहा हूं कि कोई ऑर्गन्स हमारा रह ना जाए, वो हमारे माइंड के अंदर मौजूद हो, तो हमने ये रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमने पढ़ लिया। और ये अब हम डिस्कस, और ये हमने एक न्यूक्लियस पढ़ लिया, तो ये न्यूक्लियस के पढ़ने से हमने इसको यहां से हटा दिया। अब हमें बाकी की स्ट्रक्चर पढ़नी है। अब ये मत सोचना यही सेल है। जब गोल्जी एपरेटस की बात करती है बेटा, गोल्जी एपरेटस क्या होती है बेटा, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और कंटेंस वेसिकल्स। गोल्जी एपरेटस ये हो गई कप शेप्ड स्ट्रक्चर बेटा, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है ना बेटा, समझ में? ये कप शेप स्ट्रक्चर होती है। ये थोड़ी सी चौड़ा कर देंगे तो कप शेप स्ट्रक्चर हो जाएगी, मींस इस तरीके से हो जाएंगे बेटा, ठीक है बेटे। इस गोल्जी एपरेटस, ये एपरेटस है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और इनके अंदर वेसिकल्स, कई देखो बेटा कंफ्यूजन मत होना, कई किताब वालों ने अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाई हुई है। गोल्जी एपरेटस को अलग बनाया हुआ, वेसिकल्स को भी अलग बना दिया। वेसिकल्स क्या, एक छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर, इनको वेसिकल्स भी बोल देते हैं। ये गोल्जी एपरेटस के अंदर पाई जाती है वेसिकल्स, ठीक है बेटा। ये हमारे न्यूक्लियस और एपेक्स। अब बेटा मेरी बात सुनना, ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमने यहां बनाया, ये एपेक्स हमारी सेल के जो ऊपर और न्यूक्लियस के बीचों बीच में ये क्या पाई जाती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहां आएगा बेटा, बीचों बीच में पाई जाती है, समझ में बेटा। मींस एपेक्स मींस हेड। हमारी जो सेल हम बना रहे हैं, उस सेल के हेड और बीच में जो न्यूक्लियस है, इसके बीचों बीच में ये आ गया मेरा जो चेहरा है, ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया एपेक्स, और ये जो बीच में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, ये चेहरा क्या हो गया बेटा, गोल्जी बॉडी। समझ में आई? इट इज कंसर्न विद कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन प्रायर टू देयर सीक्रेशन। ये सीक्रेशन से पहले प्रोटीन इसके अंदर मोस्टली पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। वो करती है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन भी करता है बेटा। और बाकी डिटेल में यदि हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें बेटा, बहुत थ्योरी है इसके अंदर, जितनी थ्योरी पढ़ोगे उतना कम है। लेकिन एक सिंपल से, एक ब्रीफली यदि हम एक्सप्लेन करें तो ये सारी चीजें पाई जाती है। और इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद में देखो बेटा, डिटेल पढ़ना है वो बुक से आप ब्रीफली और ब्रॉडली आप एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है बेटा, वो आती है माइटोकॉन्ड्रिया। सुनना बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या बोलते, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बेटा। दे अकर इन द साइटोप्लाज्म इन वेरियस नंबर्स। ये कुछ 100 से लेके, ये 100 से लेके हजारों की संख्या के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 लेयर होती है, आउटर लेयर इज स्मूथ एंड इनर लेयर। देखो बेटा, ये जो आउटर लेयर है ये कौन सी हो गई, आउटर लेयर। आउटर लेयर कौन सी पाई जाती है, स्मूथ। और जो इनर लेयर है ये, जिसके अंदर फोल्ड्स पाए जाते हैं, इनर लेयर जो है उसके अंदर फोल्डेड इनटू शीट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स कॉल्ड क्रिस्टी। इनको ये जैसे ट्यूब्यूल्स बनाए हुए ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, CRISTAE, क्रिस्टी। बेटा ये याद कर लेना, माइटोकॉन्ड्रिया, और इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स आता है। सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मोस्ट लेयर स्मूथ होती है, इनर लेयर जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जो ये फोल्ड्स बनते हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, ठीक है बेटा। ये क्रिस्टी, both these layers enclose a central cavity called matrix। और ये जो लेयर है, इनके बीच में जो ये पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मींस वो ही फ्लूइड पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। हमारी ये माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। द माइटोकॉन्ड्रिया आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड एंड सम राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये माइटोकॉन्ड्रिया किस किस से मिलकर बनी हुई है, एक तो प्रोटीन, दूसरा हो गया फास्फोलिपिड, PHOS PHOLOLI PID, प्रोटीन फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन फास्फोलिपिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड मींस RNA। ये तीनों से मिलके
हमारी ये माइटोकॉन्ड्रिया बनी होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस के नहीं, दे आर कंटोन दे आल्सो कंटेन सम इंपॉर्टेंट एंजाइम सिस्टम्स। द माइटोकॉन्ड्रिया आर चीफली कंसर्न विद द सेल्यूलर ऑक्सीडेशन। देखो बेटा, जो हमारी सेल का ऑक्सीडेशन, सेल्यूलर ऑक्सीडेशन मींस पावर हाउस। हमारी सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्यूलर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन, एटीपी, एडीपी, इन सब से मिलाकर जो एनर्जी प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इट इज हेल्पफुल इन द सेल्यूलर ऑक्सीडेशन। और बाकी की जब आपको ये डिटेल पढ़नी है बेटा, मैं तो थोड़े से ब्रीफली पढ़ा रहा हूं आपको, यदि आपको ये डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि आज सेल की जब हम वीडियो बनाएंगे तो ये सेल की वीडियो नियर बाई 45 मिनट्स की बन जाएगी। लेकिन ये सेल 45 मिनट्स का नहीं है यार, ये सेल तुम 5 घंटे की भी वीडियो बना सकते हो। 5 घंटे लगातार सेल के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो क्या बेटा। नॉर्मली जो 100 से हजारों की संख्या में एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, एक सेल के अंदर। ये समझ में आए बेटा? दे अकर इन द साइटोप्लाज्म बेरियल नंबर्स। या नेक्स्ट आता बेटा लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। हम इसको रब करें, माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल आपको बुक में रेफर करनी है बेटा। जो मैं ये पढ़ा रहा हूं ये सिंपल एक आउट फ्रेमिंग आपके माइंड को देगा। मैं ये बार बार बोलता हूं, मैं बार बार क्यों बोलता हूं यार, ये चीज मैं बार बार क्यों बोलता हूं? कोई भी स्टूडेंट जिंदगी में ये ना सोचे कि किसी टीचर का पढ़ाया हुआ कंटेंट उसे बहुत कुछ दे देगा। टीचर एक रूट दिखाने वाला इंसान है कि आपको ये रूट बता दिया बेटा ऐसे पढ़ना है और अब इसको डिटेल में, उसके बाद आपकी मेहनत कितनी रंग लाती है। एक मैथ्स का टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाता है, हर क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करेगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता है। बाकी अब आपका एफर्ट है कि आप कितना करेंगे। हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ी, आप शाम को पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखो, डिटेल में आप सेल को बनाओ, डिटेल में उसके ऑर्गन्स की स्टडी करो, जब जाके कुछ रंगत आएगी। अब जब यदि बिल्डिंग बनानी है और फ्यूचर बनाना है स्टूडेंट्स का, और गुंबद तैयार करना है या मंदिर बनाना है या मकान बनाना है, तो उसमें एक ही कारीगर थोड़ी चाहिएगा, उसमें टीचर भी चाहिएगा, मसाला डालने वाला भी चाहिएगा, बहुत सारे नंबर भी चाहिए। और यदि आपको जीवन में सफल होना है तो टीचर और आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी। मसाला कोई लगाएगा, कोई कुछ करेगा, उसके बाद एक स्टूडेंट तैयार हो, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मकान मालिक ये थोड़ी कह देता है मिस्त्री को ले जाओ बना दो भाई, जो बनाना है बना दो। वो जाता है, चेक करता है, देखता है, खुद भी मेहनत करता है, खुद भी ईंट उठाता है, जब भी तो काम चलेगा। नेहा, अब तुम सोचोगे राजा बाबू की तरह दूर खड़े हो जाओ तो फिर तो मिस्त्री जी कुछ भी कर देंगे। ये लाइसोसोम्स। अब हम जो दूसरी चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, सेल के अंदर की जो स्ट्रक्चर्स आती है, लाइसोसोम्स। जब हम लाइसोसोम्स की बात करते हैं बेटा, ये स्मॉल स्पेरिकल और ओवेल बॉडीज होती है। ओवेल मींस अंडे जैसी। ये तो बेटा ये तो स्पेरिकल शेप हो गई, और ये हो गई हमारी अंडे जैसी ओवेल बॉडीज। राउंड तो गोला होता है, साइकिल का पहिया राउंड। ओवेल मींस थोड़ी सी लचक, स्पेरिकल मींस थोड़ा सा लंबाईपन। इसको बोलते हैं स्पेरिकल, इसको बोलते हैं ओवेल शेप। ये लाइसोसोम्स होते हैं बेटा, जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में पाए जाते हैं। इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ये लाइसोसोम्स के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम्स के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और भाइयों और बहनों, हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और लाइसोसोम क्या करेगा? अरे यदि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई पैथोजेंस बाहर से हमारे शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो ये चौकीदार हमने बिठा रखा, ये क्या करेगा? उस बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लेगा, निगल जाएगा। निगलने के बाद उसे डाइजेस्ट कर देगा, खा जाएगा, मार डालेगा। तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। बैक्टीरियन सेल डेब्रिस एंगल्फ्ड बाय द सेल, सेल निगल जाती है, तो लाइसोसोम बढ़िया काम कर रहा है ना। द डैमेज इंट्रासेलुलर ऑर्गन्स आर आल्सो ब्रोकन डाउन एंड डाइजेस्टेड। और कितनी बढ़िया चीज इस किताब ने लिखी है एक लाइन के अंदर यार, कि यदि सेल के अंदर कोई बॉडी ऑर्गन्स, कोई सेल बॉडी और सॉरी सेल के अंदर कोई सेल्यूलर ऑर्गन्स डैमेज हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, डेब्रिस हो जाए, मलबा बन जाए, तो उसके लिए लाइसोसोम सफाई कर्मी का काम करेगा, जाके उसे एंगल्फ कर लेगा
और सफाई कर देगा। ये लाइसोसोम का काम समझ में आया बहन जी? लाइसोसोम के बाद एक वर्ड आता है सेंट्रोसोम। एक वर्ड आता है सेंट्रोसोम। कई किताबों के अंदर सेंट्रोसोम लिखा हुआ है। बेटा सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स में भी अलग अलग कुछ शब्द लिखे हुए हैं, हर किताब के अंदर लिखे हुए। तुम कैसे खुश हो रहे हो? मजा आ रहा है पढ़ने में? सेंट्रोसोम, ये वैसे मजे ले रहे हैं। सेंट्रोसोम जो पाया जाता है, ये सेंट्रोसोम स्मॉल रोड शेप्ड बॉडी होती है बेटा। स्मॉल छोटी छोटी रॉड शेप्ड बॉडी होती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रोसोम्स। ये कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के आसपास में, न्यूक्लियस के पास में पाए जाते हैं। आप अपने डायग्राम के अंदर भी एडिट कर लेना यदि बनाना हो, और एक चीज ज्यादा दिखानी हो तो ये रॉड टाइप की साइज वहां दिखा देना। ये हमारे सेल डिवीजन के दौरान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सेंट्रोसोम रेडिएटिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, सराउंडेड बाई ए रेडिएटिंग, ये सराउंडेड बाई ए रेडिएटिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ये सराउंडेड चारों तरफ पाए जाते हैं। इट कंटेन्स 2 सेंट्रियोल्स, और इनके अंदर 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। समझ में आया? अब जब हम नेक्स्ट में आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स मींस अलग अलग, माइक्रोट्यूब्यूल्स मींस ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स स्ट्रेट हॉलो सिलेंडर with a diameter of about 200 axon. They are concerned with the maintenance of shell shape. ये हमारे सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। They are also associated with movements of cilia, flagella and meiotic spindles. अब बेटा सीलिया और फ्लैजेला क्या होता है? इनके अंदर क्या होता है बेटा? सीलिया पाया जाता है, फ्लैजेला भी पाया जाता है ना? ये अलग अलग टाइप की सेल्स हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है। कहां पर कौन सी सेल है? स्पर्म हमारी जनरेट करने वाली सेल है कि जनरेट करते। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज मेल सेल, विच इज मेल सेल? मेल सेल को क्या बताना है? स्पर्म। फीमेल सेल क्या होती है? ओवम। ये पूछते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और छोटा मोटा आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये क्या पूछ लिया साहिल भाई ने हमसे। अब ये पता नहीं साहिल पढ़ के आया है गुरुजी से। तो मेल सेल स्पर्म, फीमेल सेल ओवम। तो ये सेल के अंदर सीलिया और फ्लैजेला, ये चीज समझ में आई बेटा? अब हम नॉर्मली मैं बता देता हूं बेटा सीलिया और फ्लैजेला का क्या काम होता है। हमारे सेल के अंदर तो मूवमेंट नहीं होते नॉर्मली। ये सीलिया और ये फ्लैजेला जो पाए जाते हैं, सीलिया मींस कई बार तुमने देखा होगा अमीबा के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। ये सीलिया मूवमेंट के अंदर काम करते हैं, मूवमेंट देने के लिए काम करते हैं। ठीक है बेटा? ये हमारे सेल की एक ब्रीफली स्ट्रक्चर हुई, छोटी सी स्ट्रक्चर। डिटेल में पढ़ना है आपके, यदि 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तुम आराम से लिख सकते हो, आराम से इसको पढ़ के पास हो सकते हो, आराम से अच्छे नंबर ला सकते हो। बाकी डिटेल में तो भाई सारी किताबें आप रेफर करो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, जितनी भी किताबें हैं सब रेफर करो, क्योंकि ज्ञान किताबों में ही छुपा हुआ है। एक टीचर किताबों को ही पढ़ के बना हुआ है, और किताबें ही सबसे बड़ी टीचर होती है जीवन की, जो आपको आगे बढ़ाती है और आगे पढ़ाती है। अब जब हम बात करते हैं भाई सेल के फंक्शंस क्या है, क्योंकि तनीषा ने बोला सर फंक्शंस भी बताओ, तो जब सेल के फंक्शंस की जब बात आती है तो सबसे पहला फंक्शन होता है बेटा इंजेशन। इंजेशन एंड एसिमिलेशन, ASSIMILATION, एसिमिलेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? मींस इसका कहने का मतलब है द सेल इंजेस्ट केमिकल सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड फ्रॉम इंट्रासेल्युलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मींस कहने का इंजेशन, इंजेशन मींस अंदर लेना। ये जो सेल है, इस सेल के यदि कोई अंदर केमिकल सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड हो, या कोई इंट्रासेल्युलर या इंटरस्टिशियल फ्लूइड यदि सेल के अंदर पाया जाता है, बेटा सुनना मेरी बात, इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर मींस सेल के अंदर, इंटरस्टिशियल 2 सेलों के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको इंटरस्टिशियल या इंटरसेल्युलर फ्लूइड बोला जाता है। समझ में आ गया बेटा? दोनों शब्दों का क्लियर?
ये क्या करती है बेटा, सेल हमारी जो फ्लूइड पाया जाता है उसको इंजेस्ट कर लेती है। इंजेस्ट मींस अंदर ले लेती है, केमिकल्स को अंदर ले लेती है। जब भी तो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है यार। आप खाना खाते हो, आपके रेक्टम में जाके आपका मलबा इकट्ठा हो जाता है, उस मलबा के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको बॉडी एब्जॉर्ब करती है, पानी तक को सोख लेती है, ड्राई निकालती है। कई बार ज्यादा पानी पी लेते तो गीला दे देती है। ये बात तो एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड है ना। तो एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, सेल। और कहां से कर रही है ये देख लो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही होगा। तो इंजेक्शन, these substances are used to build up complicated substance like protein। और ये जो सब्सटेंस है ये अमीनो एसिड को करती है, अमीनो एसिड को इंजेस्ट करती है, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर हेल्पफुल होता है। बेटा सुनना मेरी बात, एक चीज और बता देता हूं, ज्ञान की बात अब आ ही गई है तो रोका नहीं जाएगा, क्योंकि मैं रुक गया तो मुझे डायरिया हो जाएगा। तो मुझे डायरिया रोकना है तो मुझे बताना पड़ेगा। सुनना मेरी बात, 3 कॉमन चीज बता रहा हूं, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट। हम जो खाना खाते, उस खाने के अंदर तो तुम तेल खाते हो, घी खाते हो, वो जाता है फैट। ये फैट हमारे बॉडी के अंदर फैटी एसिड में स्टोर होता है। फैट टूटता है, धुलाई होती है, कटाई होती है, कटाई होने के बाद फैटी एसिड में स्टोर होता है। प्रोटीन जो पनीर खाया, ये प्रोटीन वहां नहीं लगता, ये अमीनो एसिड में जाके स्टोर होता है। और जो ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट में जाके कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट आगे डिवाइडेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट का मैं भूल गया, वो याद नहीं आ रहा मेरे को बात। हाँ, सैकेराइड से उसमें डिवाइड हो जाता है। अब जब आपके प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुई, वहीं आपकी एक चोट लग गई, तो ये अमीनो एसिड दोबारा प्रोटीन में कन्वर्ट होके आपके टिश्यू हीलिंग के अंदर हेल्पफुल होते। बोलो राधे राधे। कितनी बढ़िया चीज बोली है। ये चीज समझ में आई यार। मजे से पढ़ो ना यार, देखो पढ़ना है तो मजे से पढ़ो भाई। तुम भी यदि ऐसे मजे से पढ़ोगे ना तो ये किताब तुम्हारे दिल में छप जाएगी, मिटाना मुश्किल हो जाएगा। मैं देखो बिना पढ़े उतर गया ना मैदान में, मैंने आज तक कोई वीडियो पढ़ के नहीं बताई, ये सच्ची बात है। तुम्हें भी पता होगा, किताब यहीं रख के जाता हूं, यहीं निकालता हूं। पर ये किताबें पढ़ी हुई है तो क्या है कि थोड़ी सी शक्ति आ जाती है, पुरानी यादें। अब तुम्हारे पास तो पुरानी यादें अलग तरीके की होंगी, मेरे पास तो किताबों की यादें बस, है ना। इंजेक्शन समझ में आया बेटा। दूसरा वर्ड आता है ग्रोथ एंड रिपेयर। आपको पता है बेटा, सेल की जब इंजुरी हो जाती है तो सेल क्या करती है बेटा, रिपेयर करती है, नहीं करती। रिपेयर किससे करती है, प्रोटीन से। और ग्रोथ, अरे भैया स्पर्म और ओवम मिले थे एक एक सेल, उस सेल से हम 6-6 फुट के बंदे खड़े हो गए। ये क्या हुआ, सेल की ग्रोथ हुई। एक सेल ने 2 सेल, 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, उसके आगे की गणित पता नहीं है। हाँ 128, उसके आगे की चलो बाद में बात, मतलब बड़े हो गए तो सेल ग्रोथ करती है बेटा। ये समझ में आया। सेल ग्रोथ कैसे करेगी, ये माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू ग्रोथ करती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब सेल हमारी मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्पफुल होती है। अब भाई कोई ये बताओ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्या होता है मेटाबॉलिज्म। हाँ क्या होता है हैं? अरे मेरे भाई अब सुन लेना, अब आज सुन लेना मेरी बात, आज सुन लेना। मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 टाइप की रिएक्शंस होती है। एक रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, और दूसरी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। जैसे मैं आपको बताता हूं, जो पानी आप पीते हो, ये पानी H2+O2 के अंदर टूट जाता है, ये एनाबॉलिज्म नहीं, ये मेरी बेटी उल्टा कर देता हूं, ये लो तीर का निशान उल्टा हो गया। ये H2+O2 मिलकर H2O बनाते, ये एनाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है प्लस, और प्लस को थोड़ी सी मेडिकल साइंस की लैंग्वेज दे दो तो फॉर्मेशन बोल दो बेटा। और कैटाबॉलिज्म को एक एग्जांपल दे दो बेटा, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन को दूसरी भाषा में बेटी डिस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। ये डिस्ट्रक्शन हो गया। डिस्ट्रक्शन किसका बेटी, जैसे हम वाटर पीते तो ये पानी H2+O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं बेटी, डिस्ट्रक्शन। ये मेटाबॉलिज्म हमारे सेल के अंदर होता है। हम खाना खाते हैं, खाने का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज मीठा खाया, ग्लूकोज हमारा, अरे बेटी ग्लूकोज का याद आ गया मुझे, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके हमारे बॉडी के अंदर स्टोर कैसे होता है, ग्लाइकोजन के रूप में।
ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होता है। ये कौन कन्वर्ट करता है? इंसुलिन। समझ में आया? इंसुलिन कहां से सीक्रेट होता है? पैंक्रियाज से। अब देखो, आप जब एनाटॉमी को ऐसे पढ़ेंगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा मिश्रा जी? आना ही है, मजा तो है कि भैया ग्लूकोज हमने खाया, ग्लूकोन डी पियो, तुरंत फुर्री हो जाओ। हाँ, स्टिंग का तो पता नहीं, मैंने तो पी नहीं। स्टिंग नहीं, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, गलत पेय पदार्थों का यूज नहीं करना चाहिए, है ना। मैंने तो पी नहीं भाई अभी तक। बड़ा काम। अब कैसे पी? अरे नहीं, एक बार मेरे को किसी ने पिलाया कि सर ये लो एनर्जी ड्रिंक पियो, तो मैंने उसको पी के देखा तो उससे एनर्जी नहीं आई मेरे अंदर। तो मैंने बोला भाई ये तो, हाँ, एनर्जी नहीं आई। तो यदि कोई ऐसी चीज मिले एनर्जी वाली तो मैं पी सकता हूं, लेकिन अब जब आनी नहीं एनर्जी तो क्यों पैसे खर्च करना, इतना पैसा थोड़ी भाई। तो दो तरीके की रिएक्शंस पाई जाती है, मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। हाँ बेटी, मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो पाई जाती है। ये चीज समझ में आई बेटा? ये मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। बेटी ग्लूकोज का मैं बता रहा था ना, ग्लूकोज हम जब लेते हैं या मीठा खाते हैं, जो शुगर लेते हैं उसके अंदर ग्लूकोज कंटेंट होता है। ये ग्लूकोज इंसुलिन की मदद से ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर हो जाता है। और जब हम कोई एक्सरसाइज, कोई फास्टिंग या कुछ करते हैं तो सबसे पहले एनर्जी देने कौन आता है? वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यदि हम एक्सरसाइज करने जाते तो हमारा शुगर लेवल कम होता है, तो डायबिटीज की संभावनाएं कम होती है। और जब शुगर खत्म हो जाएगा फिर आएगा फैट का डिस्ट्रैक्शन, तो मोटापा कम हो जाएगा। और फिर जब मोटापा कम हो जाएगा और फिर भी तुम एक्सरसाइज करोगे, हंगर स्ट्राइक करोगे, फिर आता है आपका प्रोटीन ब्रेकडाउन आना। और प्रोटीन ब्रेकडाउन थोड़ा सा खतरे वाला होता है भाई, उस लेवल तक नहीं आना चाहिए। उसके बाद मेटाबॉलिज्म हुआ, उसके बाद रेस्पायरेशन। बेटी मेरी बात सुन लो, रेस्पायरेशन, हमारे लंग्स रेस्पायरेशन करते हैं, O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज का मतलब ये नहीं भैया ये O2 ले लो CO2 दे दो, ऐसे नहीं। O2 अंदर जाती है, CO2 बाहर निकलती है। बेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आता है, जो कि हमारी सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमारा रेस्पायरेशन चौथा फंक्शन हुआ सेल का। एक हो गया एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में जो हमारी सेल्स एलिमिनेट करती है बेस्ट प्रोडक्ट को कैटाबॉलिज्म के थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड के द्वारा, ये प्रोडक्ट्स। अब सुनना बेटी, हमारा ब्लड क्या करता है? बेटी सुनना मेरी बात, एक चीज बताता हूं, एक्सक्रीशन कैसे होगा आपको मैं एक्सक्रीशन पर छोटी सी एक्सप्लेन दूंगा, क्योंकि बेटा यदि मैं नेफ्रॉन पर चला गया ना तो सेल रह जाएगी और नेफ्रॉन आ जाएगा। हमारे जब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेटा नेफ्रॉन यूं खड़ा हुआ है। ये जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा? बोमेन संपुट, बोमेन्स कैप्सूल इंग्लिश में। यार वो मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूं ना, तो वो बोमेन संपुट याद आ जाता है, बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल के बीच में क्या है? लच्छेदार जो लच्छा बना हुआ उसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, जो कि एफरेंट आर्ट्रियोल जो आ रही है, इफरेंट जो जा रही है, या इफरेंट जो आर्ट्रियल है, एक ला रही है एक जा रही है, बीच में छलनी रखी हुई है। अब जब ब्लड के अंदर हमारी जैसे यहां की जो सेल्स है, यहां पे ब्लड कैपिलरीज है, जो हमारी सेल्स है, जो उनका बेस्ट प्रोडक्ट है वो कैपिलरीज को छोड़ रही है, वो कैपिलरीज इकट्ठा करके वेन्स में जा रहा है, वो वेन्स उस ब्लड को लेके कहां? हमारे इफरेंट आर्ट्रियोल तक जा रही है। वो जब छलनी में आती है तो बेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन हो रहा है। तो ये क्या है? हर एक सेल का बेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट हो रहा है। और एक्सक्रीट आउट जब नेफ्रॉन कर रहा है, नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जब ये नेफ्रॉन उसका एक्सक्रीशन कर रहा है तो उससे पानी निकल रहा है, मिनरल्स निकल रहे हैं, अमीनो एसिड निकल रहा है। ये एक लिमिटेशन तक वो कैल्शियम, फॉस्फोरस, यूरिया, यूरिक एसिड ये निकल रहा है। अरे भाई प्रोटीन यदि छन रहा है, लिमिटेशंस हो तो ठीक है, यदि ज्यादा प्रोटीन छन रहा है तो दैट विल लीड प्रॉब्लम इन द किडनी। जब भी तो बोलते हैं जिम वालों को कम प्रोटीन खाना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोटीन है। ये लो बेटा चम्मच से खाओ, बॉडी को काम नहीं करना। बोला आ गई आपके, जब आप पनीर खाते हो या कोई डाइट लेते हो, आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, बॉडी फंक्शन करती है, उस प्रोटीन का एक अलग मजा है। और डायरेक्ट जो आप सिंथेसाइज जो प्रोटीन देते हो वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर जाके स्टोर होती है और जाके एक्शन करती है। ठीक है बेटा, तो ये चीज समझ में एक्सक्रीशन का। उसके बाद इरिटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। इरिटेबिलिटी मींस
रेस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलस, फिजिकल, केमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। आपकी स्किन के ऊपर तुरंत करंट लगा, आपने कहा झटका लग गया, किसी ने चुभा दी, निडिल घुस गई, आपने ये तुरंत आपके एक्शन हुए, तुरंत आपने कॉन्ट्रैक्शन किया, ये क्या हुआ, इरिटेबल हुए, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और रिप्रोडक्शन। कुदरत ने हम सबको ऐसे बनाया है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट, पिछले वाला खत्म होते जाओ, आगे वाला बढ़ते जाओ, ऐसे तो है। अरे हमारे मां बाप आए किसी और के रिक्रिएशन से, उनके क्रिएशन से हम आए, हमारे क्रिएशन से कोई और आए, उनके क्रिएशन से नेक्स्ट जनरेशन विल गो। सब दुनिया को सब कुछ पता है बच्चे कैसे होते। ये क्या हुआ, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कहां से हो रहा है, सेल से। सेल मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद इसका डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो ये हमारा एक सेल का एक टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें आज हमने सेल की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की है। सेल क्या है, सेल के ऑर्गन्स क्या है, सेल के फंक्शंस क्या है, ये भी हमने डिस्कशन करा है। कल 5 से 10 मिनट की वीडियो हम सेल डिवीजन की बनाएंगे और इस सेल को हम खत्म करेंगे, फिर जाएंगे हम नेक्स्ट यूनिट पे। बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं। बाकी हम थैंकफुल है ये इंस्टीट्यूट कुंभज नर्सिंग एकेडमी के, जिन्होंने हमें यहाँ जगह दी हुई है पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए, और हम यहाँ के मैनेजमेंट मिस्टर राजेंद्र कुमार शर्मा का थैंकफुल है कि उन्होंने ये हमें जगह दी पढ़ाने के लिए और यूज करने के लिए, हम उनका थैंकफुल करते। और बाकी की वीडियोस बने रहने के लिए उनकी हम ये जगह का यूज कर रहे हैं, तो हमारा थैंक्स बोलने का बनता भी है कि हम उनको थैंक यू बोलते रहे। थैंक यू सो मच।